हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू आवर ऑथेंटिकेटेड स्टडी प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों से, जैसे कि मैंने कल बताया था, मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करने वाले हैं। तो उसी से आज हम फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यूरोपियंस इंडिया में आए वो वाला चैप्टर, जैसे उनका सेटलमेंट कैसे हुआ, कहाँ कहाँ उन्होंने ये अपना मेजर बेस बनाए, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो सारे यूरोपियंस है सी रूट ढूंढ रहे थे, ठीक है। ये सब जो है उधर यूरोपियन सब ढूंढ रहे थे। उसी जो ढूंढ रहे थे उसी में हम सबको पता है कि जैसे कि इंडिया में जो आए थे वो सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, सी रूट उन्होंने ढूंढा था। वैसे ही कोलंबस ने जो है अमेरिका का सी रूट ढूंढा था, ये हमें पता है। जो ढूंढते ढूंढते अमेरिका चले गए थे। सिमिलरली जो है कैप्टन कुक जो थे ब्रिटेन के, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया तक का सी रूट ढूंढा था, ठीक है। तो इस तरह जो है ये तीन हमें मेन याद रखनी चाहिए। वास्को डी गामा ने इंडिया का ढूंढा था, और जो है कैप्टन कुक ने हमारा ऑस्ट्रेलिया का, और कोलंबस ने अमेरिका का सी रूट ढूंढा था। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में। वास्को डी गामा आए थे केप ऑफ गुड होप तक, तो वो खुद से उन्होंने रास्ता ढूंढ लिया था, उस रास्ते तक तो वो आ गए थे। उसके बाद वो मिले हैं अब्दुल माजिद, वहाँ पर एक गुजराती पायलट था, वहाँ पर वो वर्क कर रहा था। तो उसकी हेल्प से जो है वो इंडिया आए, ठीक है। अब्दुल माजिद की हेल्प से वो इंडिया आए। कब कहाँ पर आए वो? कैलिकट में 1498 में वो वहाँ पर अराइव हुए थे। उस टाइम पर वहाँ पर रूलर जो थे, उस टाइम पर वहाँ पर रूलर थे जैमोरिन, ठीक है, जिसको हम समुथरी भी कहते थे। ये हिंदू रूलर था कैलिकट का, ठीक है। उन्होंने उसका अच्छे से स्वागत किया, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। वो वहाँ पर जो है वास्को डी गामा 3 महीने रहे थे। तो जब वो जा रहे थे तो जैमोरियन ने उनको बहुत सारा ब्लैक पेपर और बहुत सारा मतलब सामान वगैरह उनको दे के भेजा, तो जिससे उसको अराउंड 60 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट वास्को डी गामा को जो वहाँ पर उसको बेचकर हुआ। जो भी सामान यहाँ से लेकर गया था, जिससे ये उसको आगे सेल करके उसको फिर 60 टाइम्स प्रॉफिट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो इनिशियली जो वो सामान ले रहे थे उसमें मिडिल मैन, ठीक है, उससे 10 टाइम्स उसके पैसे देकर मिडिल मैन से ले रहे थे, ठीक है। तो उसकी वजह से उसको जो है मिडिल मैन हट गया, तो उसकी वजह से उसको 60 टाइम्स वहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब देखिए, जैसे ही वास्को डी गामा के आने से जो ऑलरेडी वहाँ पर जो ट्रेडर्स थे जो वहाँ पर ट्रेड कर रहे थे इंडिया में एट दैट टाइम, वो कौन कौन थे? देखिए, वहाँ पर इंडियंस भी कुछ लोग ट्रेड कर रहे थे, कुछ अरब्स कर रहे थे, कुछ अफ्रीकन्स ईस्ट कोस्ट पर ये लोग वर्क कर रहे थे, ठीक है। और चाइनीज़ और जापानीज़ ये भी कुछ ट्रेडर्स थे वहाँ पर। तो मेनली वहाँ पर उस टाइम पर जो मेन जो जिनका वहाँ पर ट्रेड में मेन वो थे, वो अरब्स थे। तो वास्को डी गामा के आने की वजह से वो लोग खुश नहीं थे, ठीक है। ये सब उनको मतलब उनका आना उनको अच्छा लगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट पेड्रो अल्वारेज कैब्रल आते हैं। ये नेक्स्ट पुर्तगीज़ जो होते हैं, ये सितंबर 1500 में आए थे। इन्होंने फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? कैलिकट में, ठीक है, निगोशिएट कर। इससे क्या हुआ, ये लोग ये जो इसके आने से अरब खुश नहीं थे, मैंने आप लोगों को बताया, क्योंकि उनका जो है ट्रेड अफेक्ट हो रहा था इससे। तो वो एज अ मिडिल मैन वहाँ पर वर्क कर रहे थे आगे, तो उनका ट्रेड अफेक्ट हो रहा था। तो इससे जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ अरब और कैब्रल के बीच में, जिससे कि कैलिकट में काफ़ी लड़ाई हुई, काफ़ी लोग मारे गए, ठीक है। तो उससे जो है यहाँ पर लास्ट में जो है कैब्रल यहाँ पर जीत जाता है लड़ाई में, और उसने एक प्रॉफिटेबल जो है ट्रीटी वहाँ के जो रूलर्स थे कैलिकट और कोचीन और कैन्नौर के, उन सब से उसने एक अच्छी ट्रीटी करा ली, मतलब बेनिफिशियल जो पुर्तगीज़ को थी। ये होती है उनकी जो फैक्ट्री उन्होंने लगाई। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है वास्को डी गामा अगेन इन 1501 में आते हैं।
जब 1501 में आते हैं वो क्या कहते हैं, वो उस टाइम पर जमोरियन जो यहाँ पर कैलिकट हिंदू जो रूलर थे उसको कहते हैं कि आप अरब्स को जो है मतलब मर्चेंट्स जितने भी अरब मर्चेंट्स थे उन सबको आप बाहर निकाल दीजिए अपनी जो है जो टेरिटरी है जो आप यहाँ पर रूल करते हैं। बट जो है जमोरियन उससे ये एग्री नहीं करता है, उनके बीच में फाइट होती है, ठीक है। तो वास्को डी गामा लास्ट में जो क्या कहता है, इसी जमोरियन के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है। लास्ट में फिर क्या होता है कि वास्को डी गामा अपनी फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश करता है, कन्नौर में, ठीक है। कन्नौर में जो है ये अपनी फैक्ट्री जो है एस्टेब्लिश करता है। ये देखिए ये सेकेंड फैक्ट्री होती है कन्नौर में जो वास्को डी गामा के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है 1505 में। फर्स्ट जो है फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश की थी वो कोचिन में की गई थी एल्बुक्र्क के द्वारा, ठीक है। 1503 में फर्स्ट फोर्ट जो है कहाँ पर किसके द्वारा, एल्बुक्र्क के द्वारा 1503 में की गई थी। उसके बाद देखिए जैसे पुर्तगीज़ ने आकर यहाँ पर अपनी कुछ फैक्ट्रीज़ बना ली। आप लोगों ने देख लिया कि एक एल्बुक्र्क ने फर्स्ट फैक्ट्री जो फोर्ट बनाया था, फैक्ट्री के साथ साथ फोर्ट बनाया था। फर्स्ट फैक्ट्री जो है वो तो यहाँ पर कैब्रल ने बना ली थी कैलिकट में, ठीक है। वास्को डी गामा ने भी 15 कैलिकट और कन्नौर और कोचीन में अपनी फैक्ट्री बना लेता है। जो फर्स्ट फोर्ट था वो एल्बुक्र्क ने 1503 में और 1505 में जो है कन्नौर में इन्होंने बना लिया था। ये फोर्ट मतलब था कि अपनी फैक्ट्री को फोर्टिफाई करना, मतलब कि जो है अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर सेना रखना, ऐसा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं पुर्तगीज़ जो वहाँ पर किंग ऑफ पुर्तगाल होते हैं वो क्या करते हैं 1505 में मतलब पॉलिसी बनाई जाती है कि गवर्नर जो भी पुर्तगीज़ की वहाँ की जितनी भी टेरिटरीज़ इंडिया में बनी थी उन सब पर एक गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा। तो वही गवर्नर अपॉइंट किया जाता है 1505 में। 1505 में फर्स्ट गवर्नर वायसरॉय इन इंडिया, ठीक है। कौन, फ्रांसिस्को दी अल्मीदा अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये कितने साल के लिए अपॉइंट होता है, 3 ईयर के लिए। इसको क्या क्या मतलब किंग ऑफ पुर्तगाल ने इसको क्या क्या बोला गया था, तुझे क्या क्या करना है। इसने कहा था कि फोर्टिफाई करो, मतलब फोर्ट्स, मतलब कि अपनी जितनी भी टेरिटरीज है वहाँ पर उन सबको सेना से प्रोटेक्ट करो, ठीक है। सेकंड क्या बोला गया था कि अरब्स और जितने भी और मर्चेंट्स थे सबको वहाँ से बाहर निकाल दो, ठीक है। मुस्लिम ट्रेड को बिल्कुल बंद करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और जो भी मलाका वगैरह, एडन और मोज, इन सब को जो है क्या कहा था कि आप कैप्चर कर लो, अपने अंडर में कर लो। बट क्या हुआ, जैसे अल्मीदा यहाँ पर आया तो वहाँ पर उसको किस किस क्या क्या फेस करना पड़ा। देखिए उस टाइम पे इजिप्ट सुल्तान जो है मामलिक थे उसका जो है वो भी इसके अगेंस्ट थे, वो सब देखना पड़ा। और इसकी लड़ाई होती है 1507 में। इजिप्टियन, ये जो इजिप्ट वाले जो ये मैंने आप लोगों को बताया, और गुजरात के जो वो कुछ नेवीज थी उनके साथ, तो जिसमें कि अल्मीदा जो है हार जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर फिर अगेन से लड़ाई करता है ये 1509 में, जिसमें कि पुर्तगीज़ जो है जीत जाते हैं 1509 में। इससे जो है इनका वहाँ पर काफ़ी अच्छा होल्ड हो जाता है। और इनकी एक पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने शुरू की थी, तो ये फ्रांसिस्को ने शुरू की थी, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास आते हैं अल्फांसो दी अल्बुक्र्क, सेकंड जो है गवर्नर बनते हैं। इनको रियल फाउंडर भी कहा जाता है पुर्तगीज़ का जो है इंडिया के अंदर, ठीक है। जो उनका पूरा टेरिटरीज का जो होल्ड बना उसका रियल फाउंडर अल्फांसो दी अल्बुक्र्क को कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने देखिए जो अल्मीदा को बोला गया था कि आप मलाका को कैप्चर कर लो, आप ओरमोज को कैप्चर कर लो, या फिर मालाबार को कैप्चर करो, वो सब किसने किया, वो सब अल्बुक्र्क ने किया, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 1511 में जो है मलाका कैप्चर कर लिया, ओरमस को 1515 में, और मालाबार को, इन तीनों को इसने जो है ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। मालाबार को ये कम्प्लीटली अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए थे, बट स्टिल इन्होंने एक अच्छी अपने फेवर वाली जो है ट्रीटी वहाँ के रूलर के साथ कर ली थी।
इन्होंने, मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि इन्होंने फर्स्ट फोर्टिफाई, जो फैक्ट्री को फोर्टिफाई किया था इन्होंने ही किया था 1503 में। कहाँ पर? कोचीन में किया था। ओके, उसके बाद मैं बताती हूँ। यहाँ पर इन्होंने गोवा को कैप्चर किया। मेन जो इन्होंने किया, सुल्तान ऑफ बीजापुर से जो है 1510 में गोवा को ले लिया था। उस टाइम सुल्तान कौन था? यासूफ आदिल शाह थे। ठीक है, यासूफ आदिल शाह जो थे उस टाइम के सुल्तान थे। वहाँ पर 1510 में इन्होंने कैप्चर कर लिया। और एबोलिशन मतलब जैसे ही वहाँ पर पुर्तगालों का जैसे ही वहाँ पर होल्ड हुआ, तो उसी के साथ साथ क्या हुआ, एक अच्छी क्या बात हुई कि वहाँ पर उसकी वजह से एबोलिशन ऑफ सती हो गया था। ठीक है, जो सती परफॉर्म करती थी, मैरिड वुमेन्स आफ्टर मतलब बिकमिंग विडो, तो वो वहाँ पर अबॉलिश किया कर दिया गया था। ठीक है, इनको क्या क्या फ़ायदा क्या क्या हुआ? ठीक है, इन्होंने अपना जो है पूरे सी में जो है इन्होंने अच्छे होल्ड्स बना लिए थे। हेल्बेक्यू की बात कर रही हूँ मैं। हर जो है उन्होंने अपने एंट्री पॉइंट्स परमिट सिस्टम लगा दिया था कि जो भी शिप आएगी हमें परमिट, हम उससे कुछ लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग वो परमिट कर पाएगी। ऐसा हो क्यों पाया? ठीक है, क्योंकि एक तो सबसे मेन क्या था कि रेड सी और गल्फ में यहाँ पर वुड नहीं थी इतनी कि इतने अच्छे बेसिस और कुछ इतनी अच्छी शिप्स और इतना सब कुछ कर पाए। तो इससे जो है पुर्तगालों को क्या हो गया, एक एज मिल गई इनके ऊपर। ठीक है, और इन्होंने क्या क्या किया, जो गोवा के अंदर इन्होंने टोबैको और कैशू नट ये सब न्यू क्रॉप्स जो है इंट्रोड्यूस की। और इन्होंने जैसे कि ब्रिटिश इंडिया आती है, वो ब्रिटिश जो मतलब अपनी ही इंडिया को इन्होंने क्या किया, इंडिया को एज अ होम माना। ठीक है, मतलब जो लोग वहाँ से आते थे वो यहीं पर सेटल हो रहे थे। ठीक है, और इनका क्या एक मकसद, एक क्या करते थे कि जो इंडियन वुमेन होती थी उन्हीं के साथ मैरी करके जो उन्हीं यहीं पर सेटलमेंट हो जाते थे। तो ये नहीं था कि हम यहाँ पर बस 5 साल के लिए हमें यहीं रहना है फिर हम वापस अपने घर जाएंगे। तो ये न्यू सेटलमेंट्स को इनको एज अ होम इन्होंने ट्रीट किया। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो है गवर्नर बनता है हमारा नीनो दा कोना। ठीक है, नेक्स्ट जो है गवर्नर बनता है नीनो दा कोना। कहाँ का? यहाँ पे पुर्तगालों का। ठीक है, नवंबर 1529 में जो है ये यहाँ पर होल्ड लेता है इंडिया में। ठीक है, इसने आते ही क्या किया, इसने हेडक्वार्टर को कोचीन से शिफ्ट कर कर गोवा में कर लिया। ठीक है, गोवा में शिफ्ट कर दिया इसने, सबसे पहला काम आते ही यही किया। उसके बाद इसने क्या किया है, उसके बाद जो है 1534 में देखिए उस टाइम क्या था, उस टाइम पर गुजरात में जो है बहादुर शाह जो है वहाँ पर रूलर थे। ठीक है, उसके जो है मुग़ल जो उस टाइम पे थे उनसे रिलेशंस कुछ खास नहीं थे। मुग़ल्स का इसको डर था, तो इसलिए बहादुर शाह ने पुर्तगालों के साथ एक ट्रीटी साइन की थी कि मैं आप लोग को आइलैंड ऑफ बसीन, तो उसने उसको दे दिया। ठीक है, पुर्तगालों को दे दिया, और मैं आपको जो है एक और आइलैंड दूंगा। नेक्स्ट जो हमारे बनते हैं वो नीनो दा कोना बनते हैं। ठीक है, वो 1536 में जैसे ही मुगल वहाँ से चले गए, गुजरात को छोड़कर, मतलब शिफ्ट कर दिया उन्होंने, गुजरात को छोड़कर जैसे ही गए तो बहादुर शाह की और पुर्तगालों के रिलेशंस कुछ खास नहीं रहे। ठीक है, उनके बीच में लड़ाई होने लगी। ठीक है, तो उस लड़ाई के बीच में क्या किया, 1537 में बहादुर शाह को वो मार दिया गया। कहाँ पर? अपनी पुर्तगालों ने उनको, भाई आओ, हम पुर्तगालों की शिप पे उन्होंने बुलाया उसको कि हमें कुछ आपसे बात करनी है, तो वहाँ पर बहादुर शाह को मार दिया गया। ठीक है, ये सब तो हुआ गुजरात के साथ। और क्या क्या उन्होंने फिर 35 में उन्होंने दीव भी कैप्चर कर लिया था, और 1559 में इन्होंने दमन भी कैप्चर कर लिया। दमन एंड दीव दोनों इनके होल्ड में आ गए थे। और इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने 1534 में साथ में बंगाल के अंदर जो है अपने बेस बनाना शुरू कर दिया था। उसमें वहाँ पर इन्होंने हुगली, तो हेडक्वार्टर हुगली रहा, और वहाँ पर 2 इन्होंने मेन जो है बनाए थे, सतगांव और चतगांव। ठीक है, ये 2 जो है वहाँ पर मेन उनके बेस थे। इन्होंने वहाँ पर क्या क्या किया, टैबोको पर भी ड्यूटी, मतलब कि उस पर भी कर लेने गए, टैक्स लेने लगे। ठीक है, किसकी परमिशन से पूछ लेते कई बार, गयासुद्दीन मोहम्मद शाह उस टाइम पर वहाँ के, उनसे परमिशन लेकर इन्होंने बनाया था। ठीक है, तो ये है मेन जो इनके गवर्नर हुए, ये सब हो गया। अब हम मेन एक इनका ओवरव्यू देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनके बेस थे, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया।
देखिए ये सबको पता है कि ये फर्स्ट टू अराइव और लास्ट टू लीव थे पुर्तगीज़। ये 1961 में इन्होंने जो है लीव किया था इंडिया को। एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, पुर्तगालियों का यहाँ पर जो इतना अच्छे से होल्ड कैसे हो पाया। जैसे ये आते इन्होंने अच्छे से होल्ड कर लिया, इतने अच्छे से होल्ड क्यों बन पाए, क्योंकि उस टाइम पे बहामनी किंगडम जो पहले थी वो टूट रही थी, फ्रेगमेंट्स में थी, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पर बन नहीं था साउथ इंडिया में, ठीक है। साउथ स्टेट्स में कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड, कोई पावरफुल किंगडम थी नहीं उस टाइम पे। बहामनी किंगडम्स थी वो भी टूट चुकी थी, हाँ। बट गुजरात में वो लोग होल्ड नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पर वहाँ पर महमूद बेगारा थे, ठीक है। 1458 से 1511 तक वहाँ पर उनका होल्ड नहीं हो पाया गुजरात के ऊपर, ठीक है। बाकी जगह कर लिया क्योंकि कोई पावरफुल किंगडम नहीं थी उस टाइम पर, ये भी उनको एक एज रहा। देखिए नेक्स्ट क्या है, अब मैं ये बताती हूँ आप लोगों को कि एरिया अंडर पुर्तगालों के अंडर कौन से एरिया आ गए थे। देखिए हमने पता चला कि गोवा जो है किसने कैप्चर कर लिया था, एल्बिक्विक ने जो है कैप्चर कर लिया था गोवा। मुंबई टू दमन एंड दीव का जो कोस्टल एरिया था वो भी इनके पास आ गया था। दमन एंड दीव किसने कैप्चर किया था, आप लोगों को पता है, नीनो दा कुन्हा ने कैप्चर किया था। उसके बाद साउथ में इनके पास कौन से पोर्ट्स थे, मैंगलोर का पोर्ट इन्होंने ले लिया था, कन्नौर, कोचीन, कैलिकट, ये तीनों तो मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि वास्को डी गामा ने भी यहाँ पर जो है फैक्ट्रीज बनाई थी, कोचीन, कैलिकट में थे सबसे पहले आए थे, ठीक है। कुछ मालाबार का जो पोर्ट लिया था वो भी इन्होंने कैप्चर कर लिया था। कुछ मालाबार मैंने आप लोग को बताया क्योंकि प्रॉपर से वो अच्छे से नहीं कर पाए थे, बट एक बेनिफिशियल ट्रीटी इन्होंने साइन कर ली थी वहाँ पर भी। इनकी मिलिट्री पोस्ट कहाँ इन्होंने सेटअप की थी, सेंथोम चेन्नई के अंदर, ठीक है, और नागापट्टनम आंध्रा के अंदर, जो ये दो इनकी मिलिट्री पोस्ट इन्होंने सेटलमेंट की थी। और ये क्या है, 1570 में इन्होंने डेक्कन सुल्तान्स के साथ ट्रीटी की थी, ठीक है। ये मतलब एक बेनिफिशियल ट्रीटी चलती रही थी, ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टिल मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए अभी पोस्ट, एक ये पोस्ट कभी कभी पूछ ली जाती है, जैसे एक तो गवर्नर वाइसरॉय की जो सब पुर्तगालों की जितनी भी टेरिटरीज थी उसका हेड होएगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक ये पोस्ट थी वेदोर दा फजींदा, ठीक है, वेदोर दा फजींदा। ये रिवेन्यू और कार्गोज का सबका देखते थे, ठीक है, कि मतलब कितने पायलट्स हैं, कितना कार्गो आ रहा है, कितना रिवेन्यू ले रहे हैं हम, ये सब एक पोस्ट थी उससे नीचे वाली, ठीक है। इनकी रिलीजन पॉलिसी कैसी रही, ठीक है। इनिशियली देखिए मुस्लिम से तो ये ऑलरेडी अगेंस्ट थे ही, क्योंकि उनका बैकग्राउंड से ही उनका मुस्लिम के साथ कुछ अच्छा रिलेशंस नहीं रहे थे। बट इनिशियली देवर, ठीक है, उनके साथ हिंदुओं के साथ उनके अच्छे रिलेशंस थे। बट एज द टाइम इंक्रीजेज, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो हिंदू के अगेंस्ट भी हो गए थे। वो क्या चाह रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब लोगों को हम क्रिश्चियन में चेंज कर लें, ठीक है। इसी में देखिए अकबर ने जो है 3 मिशंस बुलाए थे, ठीक है। उसी में पुर्तगालों को भी अपने उसने कोर्ट में बुलाया था। फर्स्ट जो था ये था सितंबर 1579 में। इसमें 2 कौन गए थे, रोडोल्फो इक्वायर और एंटोनी मोसेरा। एक सेकेंड, हाँ, तो ये दोनों फादर्स जो है वहाँ पर प्रेस्ट जो है भेजे गए थे। हालांकि ये ऐसे गए थे कि हम अकबर को हम क्रिश्चियन में बदल देंगे, पूरा एम्पायर ही हम इंडिया को क्रिश्चियनिटी में बदल देंगे, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। तो ये 1583 में जो है पूरा कंप्लीट हो गया था वो मिशन जो था। अगेन जो है सेकंड मिशन अकबर ने जो है 1590 में बुलाया, जो कि एंड हुआ 1592 में, ठीक है। 1592 में एंड हुआ। उसके बाद जो है नेक्स्ट मिशन आया था 1595 में, ठीक है। 1595 में था जो कि जिसमें कौन गए, फादर जीरोम जेवियर और एम्यूल पिनिहार, ठीक है, ये दोनों गए थे उसी टाइम। और ये क्या हुआ 1595 में, उस टाइम पे लाहौर में जो है कोर्ट चल रहा था तो वहीं पर गए थे। और ये एक टाइप ऑफ परमानेंट हो गए थे कि ये वहीं पर रहने लगे थे, मतलब परमानेंट था ये वाला मिशन कुछ इस टाइप का। तो जैसे ही कि 1606 में इन्होंने चर्च भी बनवा दी, ठीक है। जहांगीर उस टाइम पर जो है रूलर बन चुके थे, तो उन्होंने चर्च बनवा दी थी लाहौर में। उसके बाद क्या हुआ 1608 में, बताती हूँ मैं आप लोगों को। 1608 में
कैप्टन हॉकिंस आते हैं शिप अपनी हेक्टर के साथ। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, एक प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कि उनकी शिप का क्या नाम था, शिप हेक्टर, ठीक है। ये फर्स्ट इंग्लिश जो इंग्लैंड से जो शिप आई थी ये वो थी, ठीक है। ये सूरत आए थे, कहाँ पर आए थे, सूरत में आए थे, ये पूछ लेते थे क्वेश्चन। ये मुगलों के पास गए कि हमें बिजनेस करने के आप वो दे दीजिए, मतलब अलो कर दीजिए हमें। बट जो पृष्ठ थे पिनहैरियो ने क्या किया, इसको रोकने की बहुत कोशिश की थी ताकि इंग्लिश जो है यहाँ पर पहुँच ही ना पाए और यहाँ पर अपना बिजनेस ना कर पाए। बट दे वर अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल। तो वो समहाउ जो है हॉकिंस ने कन्विंस कर लिया था जहांगीर को, ठीक है, उस टाइम पे। और क्या किया, उन्होंने एक शादी भी की थी उनसे, ठीक है, वहीं की एक लड़की किससे की थी। और क्या किया, 1611 में कुछ हुआ था कि हॉकिंस लेफ्ट मुगल को छोड़कर वहाँ से चला गया था। 1612 में क्या होता है, 1612 में एक नेक्स्ट इंग्लिश मैन आता है, कैप्टन बेस्ट, ठीक है। इसी शिप का भी नाम हमें याद रखना है, ड्रैगन और ओसियंडर, दो शिप थी इसके साथ। इसने क्या किया था, इसने जो है पुर्तगालों को डिफीट कर दिया था। ये मुगल कोर्ट वगैरह नहीं गया था, तो इसने जो है पुर्तगालों को डिफीट कर दिया था। तो 1612 में क्या हुआ, जो सूरत जो कि पुर्तगालों के अंडर था वो जो है इंग्लिश ने कैप्चर कर लिया था उनसे, ठीक है। इससे जहांगीर बहुत ही खुश हुआ था और उसने अलो भी कर दिया था कि आप लोग जो है हमारे यहाँ बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। इन जून 24, 1632 क्या हुआ, शाहजहां ने पुर्तगालों को कहा था कि आप बंगाल में जो भी इन सब की जो है पुर्तगालों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑर्डर कर दिया था। जून 24 में जो भी हुगली और सब कुछ, तो वहाँ पर बंगाल के अंदर इनका पूरा जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था पुर्तगालों को। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी क्या हुआ कि पुर्तगालों का होल्ड ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। कुछ मतलब फ्रेगमेंट्स में कुछ लोग बचे थे, कुछ इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे थे, वो उसको छोड़ के बाकी कुछ नहीं बचा था। कुछ रॉबरी में चले गए, कुछ लोग वहाँ पर जैसे कि क्राफ्टर वगैरह का उन्होंने वर्क ले लिया। बट मेन जो उनका सेटलमेंट वाला सिस्टम था वो सब ख़त्म कर दिया गया था। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ, देखिए, एक तो मराठास जो है एक काफ़ी पावरफुल किंगडम रही है, तो वो उनका जो है होल्ड बन गया था। 1739 में उन्होंने उनसे सेलिसिट और बेसीन, जो दो उनके अंडर के, ये पुर्तगालों के अंडर होता था, इन दोनों को कैप्चर कर लिया था उनसे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, अच्छा, इनको एक और निक नेम दे दिया गया था, सी पायरेट्स, जैसे कि मतलब जो सी में समुंदर में जो रोबरी करते हैं उनका इनको एक निक नेम दे दिया गया था। तो एट लास्ट क्या हुआ कि पूरा जो है इनका होल्ड ख़त्म हो गया था। ये थोड़े बहुत बच्चे थे, तो सिर्फ ये गोवा में इनके पास बचा था, बाकी सब कुछ इनसे ले लिया गया था, ठीक है। और एक और इनका क्या रीज़न रहा ख़त्म होने का, कि ब्राज़ील इन्होंने ढूंढ लिया था। डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील क्या हुआ कि ये सब वेस्ट की तरफ मूव कर गए, मतलब उनका इंडिया को छोड़कर पुर्तगालों का ज़्यादा ध्यान ब्राज़ील की तरफ चला गया, उससे भी इनका होल्ड जो है कम हुआ था। और क्या रहा, डच इंग्लिश भी आ गए थे, उनकी वजह से भी इनका जो है होल्ड कम होता गया, ठीक है। मराठास हो गए, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेनली जो इनके डिक्लाइन का रीज़न्स मैंने आपको बता दिए हैं, ये मेन रीज़न्स थे। इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, देखिए, मेनली सिग्निफिकेंस क्या क्या थे। जब भी ये आए, जो भी आए, मतलब इन्होंने सबसे पहले इनके पास तोप वगैरह सब कैनन्स वगैरह थी, डबल डेक की शिप्स होती थी इनके पास, ठीक है। ड्रिलिंग ग्रुप्स ऑफ इन्फेंट्री, ये वाला सिस्टम इन्होंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मैप्स का यूज़ करना सिखाया था। जब ये आए यहाँ पर इंडिया में, किसी के पास मतलब एक पावरफुल नेवी कोई भी नहीं थी, ठीक है। तो इंडियंस ने ये सब सीखा इनसे, ठीक है। तो यही सब मेटल वर्क, कुछ न्यू क्रॉप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की, कुछ नए तरीके इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, तो यही सब इनकी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये देख लीजिए कि आने का ट्रेंड कई बार ध्यान नहीं रहता है। तो ये देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, फिर आते हैं डच, और फिर आते हैं इंग्लिश,
और डेन्स का तो कुछ खास नहीं है, बहुत थोड़ा सा है, और फिर फ्रेंच आते हैं, ठीक है। तो मेन कई बार ऑर्डर अगर पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना है हमें, पुर्तगाली, देन डच, देन इंग्लिश, देन डेन्स एंड देन फ्रेंच, ठीक है। तो यही सब है। तो ये पुर्तगालों का मैंने आपको पूरा समझा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मैं वीडियो लेके आऊँगी, उसमें डच, इंग्लिश और डेन्स को और फ्रेंच को मतलब मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियोज़ लंबी हो रही थी इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।